वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे दूरी प्रदिश या मैट्रिक प्रदिश के लिए। ठीक है, तो दूरी प्रदिश या मैट्रिक प्रदिश कैसे कहेंगे? देखो, ये एक प्रदिश ही है जिसको हम डिफाइन करते हैं स्मॉल जी से। स्मॉल जी यहाँ पर नोटेशन होंगे आई जे। ये नीचे भी हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं, या मिश्रित के रूप में भी हो सकते हैं। तो हमने अभी फिलहाल किस में लिखा है इसको? सहचर प्रदिश के रूप में। ऊपर लगते तो प्रतिचर के रूप में हो जाते हैं इस तरह से। बी आई जे है उसको हम परिभाषित करते हैं इस तरह से, बी आई वेक्टर डॉट बी जे वेक्टर। अब ये बड़ी दिक्कत हो गई कि बी आई और बी जे क्या है। ये जी आई जे है वो क्या है? मैट्रिक प्रदिश है ये। इसको हम व्यक्त करते हैं बी आई वेक्टर डॉट बी जे वेक्टर। अब बी आई और बी जे क्या है यहाँ पर पढ़े क्या कहीं? बी आई और बी जे आधार सदिश पढ़ा है, वही है ये बेस वेक्टर आधार सदिश हैं। तो हम इनको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे थे बताओ? यहां बी आई तथा बी जे वेक्टर क्या है? आधार सदिश हैं। इनकी वैल्यू हम किस तरह से लिख रहे थे? बी आई वेक्टर इक्वल टू स्केल गुणक के रूप में एच आई ई आई कैप, और बी जे वेक्टर कितना हो जाएगा? एच जे और ई जे कैप। इस तरह से तो रिप्रेजेंट कर रहे थे। समीकरण एक से कितना हो जाएगा बताओ? जी आई जे इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी आई वेक्टर की वैल्यू डालेंगे एच आई ई आई कैप डॉट एच जे ई जे कैप। इस तरह से ये दोनों तो परिमाण है, स्केल गुणांक कहलाते हैं, तो इनको तो बाहर ले लेंगे एच आई एच जे और ई आई कैप और ई जे कैप। जैसे आई कैप इंटू जे कैप करते हो तो कितना आता है? 1 आता है। इसी तरह से ये भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जी आई एच आई जे इक्वल टू कितना जाएगा? एच आई जे। मतलब मैट्रिक प्रदिश को हमने या तो आधार सदिश के रूप में लिखा, या फिर हमने इसको किस रूप में लिख दिया? स्केल गुणांकों के रूप में लिख दिया। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं हम, जी आई जे इक्वल टू कितना हो जाएगा? एच आई का स्क्वायर, एच आई का स्क्वायर इफ i इक्वल टू जे और i इज नॉट इक्वल टू जे, उस स्थिति में इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 0। इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है मैट्रिक प्रदिश को, कि जब i इक्वल टू जे होगा उस स्थिति में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि i इक्वल टू जे होगा तो ई आई कैप इंटू ई जे कैप, तो ई आई कैप डॉट ई आई कैप ही हो जाएगा। जे के स्थान पर i लिखोगे, आई कैप का आई कैप के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0 हो जाएगा। सॉरी, इसको इस तरह से नहीं लिख सकते। ई आई कैप डॉट ई जे कैप, एक दोबारा से देखें इस चीज को, ई आई कैप डॉट ई जे कैप, इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। कब? ई आई कैप डॉट ई जे कैप, यहीं तक ही छोड़ दें इसको, जी आई जे। इस तरह से समीकरण नंबर इसको हमने दे दिया 2। अभी हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है कि दोनों अगर अलग अलग हुए, अलग अलग का मतलब E1, E2 और E3 से तो रिप्रेजेंट करते थे हम लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में। यदि E1 और E2 हुए या E2 या E3 हुए तब तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos 90 की वजह से 0, यानी i इज नॉट इक्वल टू j पर तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो जिससे कि जी आई जे हमारे पास कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यदि यहाँ पर i इक्वल टू j हुआ, जैसे कि E1 डॉट E1 कैप, E2 डॉट E2 कैप, E3 डॉट E3 कैप, इस तरह से हुआ, तो उस स्थिति में इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? एच आई का स्क्वायर। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? कि यदि i इज नॉट इक्वल टू j है तो समीकरण 2 से ये लिख जाएगा 0, और दोनों बराबर है तो उस स्थिति में इसकी वैल्यू कितनी आएगी? एच आई का स्क्वायर। इसको हम मैट्रिक रूप में भी लिख सकते हैं। मैट्रिक रूप में दूरी प्रदिश को इसको समीकरण 3 डाल देना। मैट्रिक प्रदिश को निम्न प्रकार से लिखा जाता है, कैसे? कि जी आई जे एक हमने मैट्रिक्स मान लिया, कितने बाई कितनी की? 3/3 की। अगर हमने एक मैट्रिक्स मान ली तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? देखो, जी आई जे को G11, G12, G13, G21, G22, G23
इसी तरह से G31, G32, G33 इस तरह से लिख सकते हैं। अब जब भी इस समीकरण 3 से इसकी वैल्यू रखेंगे, हम समीकरण 3 का उपयोग करके यहाँ पर क्या रखेंगे, इनकी वैल्यू रखेंगे। उपयोग करके मान रखने पर, तो समीकरण 3 का उपयोग करके यदि हम यहाँ पर मान रखें, कितना आएगा बता सकते हो? 3/3 की मैट्रिक्स में इसमें कि जब भी i इक्वल टू जे है, यानी दोनों वैल्यू अगर बराबर है, तब उस स्थिति में hi का स्क्वायर आएगा। तो i का मान कितना है यहाँ पर 1 1, कितना आ जाएगा h1 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा h2 का स्क्वायर और h3 का स्क्वायर। जब i इक्वल टू जे है, i इक्वल टू दोनों सेम है, उस स्थिति में इसकी वैल्यू कितनी बिलोंग करेगी, hi का स्क्वायर। i की वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। और जब भी i इज नॉट इक्वल टू जे है, दोनों वैल्यू समान नहीं है, उस स्थिति में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरह से हम मैट्रिक प्रदेश है उसको मैट्रिक्स रूप में भी हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो लिखें इसमें दूरी प्रदिश को Gij से व्यक्त किया जाता है, Gij से व्यक्त किया जाता है, जिसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है, जिसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है, जिसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। और यहां तक लिख दें इसको, समीकरण 2 तक, यहां तक लिखें पहले समीकरण 2 तक। समीकरण 2 तक कंप्लीट करें पहले। लिख लिया यहां तक समीकरण नंबर 2 तक। देखें अब यहीं पर हम इस चीज को बता देते हैं, Eij इफ i इक्वल टू j, तब ei कैप डॉट ej कैप, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 1। इफ i इज नॉट इक्वल टू j, तब ei कैप डॉट ej कैप इज नॉट इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। उस स्थिति में ये दोनों चीजें लिखो यहां पर, और उसी के अकॉर्डिंग नॉट इक्वल टू 1 या कह सकते हैं 0 इक्वल टू 0, ei कैप डॉट ej कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, जब i इक्वल टू j नहीं है। मतलब i कैप डॉट j कैप करते हो तो कितना आता है 0, j कैप इंटू k कैप करते हो तो कितना आता है 0, लंबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के लिए। ठीक है, अब पूरा लिख दो दरअसल। तो इसका यूज करते हुए i इक्वल टू जे पर तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, तब एच आई का स्क्वायर हो जाएगा। i इज नॉट इक्वल टू जे, इसकी वैल्यू 0 होने पर जी आई जे कितना हो जाएगा 0। तो यहां लिख देना, अतः
अतः करके लिख देना, इसको रहने देना, पूरा लिख दें इसको। इधर से आपने लिख ही लिया होगा। इक्वेशन नंबर 4 डाल देना इस पर। मैट्रिक्स रूप में भी हम इसको रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं दूरी प्रदिश को या मैट्रिक प्रदिश को, वो 3/3 की मैट्रिक्स के रूप में हमने रिप्रेजेंट किया है इसको। अब H1 H2 H3 क्या है? स्केल गुणांक। तो कार्तीय निर्देश तंत्र में, गोलीय निर्देश तंत्र में और बेलनीय निर्देश तंत्र में तीनों की वैल्यू अलग अलग होती है। तो कार्तीय निर्देश तंत्र के लिए अगर हम बात करें तो कार्तीय निर्देश तंत्र में, कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या होगा बताओ? H1 H2 और H3 इस तीनों की वैल्यू कितने के बराबर होती है? 1 के बराबर। तब Gij कितने के बराबर हो जाएगा? इस तरह से 1 1 1 0 0 0 0 0 0। इस तरह से जो मैट्रिक प्रदिश है या दूरी प्रदिश है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना ही हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसे लिखें कार्तीय में, फिर गोलीय और बेलनीय में भी लिखकर बताएं। गोलीय में और बेलनीय में। गोलीय के लिए कितना होता है? गोलीय के लिए H1 1, H2 R और H3 R sin थीटा। इन वैल्यूज को पुट करना है समीकरण नंबर 3 में, 4 में। तो गोलीय निर्देश तंत्र में इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? H1 H2 H3 की ये हो जाएगी। तब समीकरण 4 से हम वैल्यूज इनको पुट कर सकते हैं। तो Gij इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितने हो जाएंगे? सभी 0। इस तरह से गोलीय निर्देश तंत्र में हमने इसकी वैल्यू लिख दी मैट्रिक प्रदिश की। जो आपके सॉल्व टाइप क्वेश्चन है उसमें सीधा पूछा जा सकता है कि गोलीय निर्देश तंत्र के लिए दूरी प्रदिश को समझाइए। तो दूरी प्रदिश को समझाना है, उसमें मतलब उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है और उसके बाद उसका गोलीय फॉर्म में या गोलीय निर्देश तंत्र में वैल्यू क्या होंगी वो आपको यदि याद है तो आप लिख पाओगे। इसी तरह से अगर हम बेलनीय में बात करें तो बेलनीय निर्देश तंत्र के लिए, बेलनीय निर्देश तंत्र के लिए, तो बेलनीय निर्देश तंत्र के लिए कितना हो जाएगा बताओ? H1 1 रो और 1 रो क्या होता था? बेलन की त्रिज्या। तो यहाँ पर Gij इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 रो स्क्वायर और 1, और सभी कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 0। इस तरह से मैट्रिक प्रदिश को हमने किस में भी लिख दिया? बेलनीय निर्देश तंत्र में। किस में लिख दिया भाई? बेलनीय निर्देश तंत्र में। इस तरह से आपका दूरी प्रदिश है वो वाला जो टॉपिक है वो क्लियर है यहाँ तक कि हमने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हुए तीनों निर्देश तंत्रों में उसको लिखा है। और लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में पूछे तो यही होगा,
सेम H1 H2 H3 की फॉर्म में, क्योंकि इसका क्या है, इन तीनों जो निर्देश तंत्र है उनका व्यापक रूप ही तो कहलाता है वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, तो उसमें हो गया वो। यहाँ तक इसको कंप्लीट करें। यहाँ तक ये कंप्लीट। इसके बाद इसमें हेडिंग डाल देना नेक्स्ट सह प्रदेश। सह प्रदेश मतलब प्रदेश के साथ, कुछ ऐसा ही है इसमें भी। सह प्रदेश हेडिंग डालकर उसके बारे में पढ़ना है कि क्या होता है सह प्रदेश। सह प्रदेश हेडिंग डालकर इधर देखें। देखो सह प्रदेश क्या है, कोई भी आपके पास सदिश दिया हुआ, प्रदेश दिया हुआ है, चाहे वो सहचर में हो चाहे प्रतिचर में हो। यदि आपको सहचर प्रदेश दिया हुआ है, सहचर इस तरह से लिखा जाएगा। इसका यदि हम मैट्रिक प्रदेश GIJ, ये हमने किसमें लिखा है, प्रतिचर में। ये सहचर में, ये प्रतिचर में। तो इसके साथ जो इसका आंतर गुणनफल है, कौन सा गुणनफल, आंतर गुणनफल। आंतर गुणनफल कैसे होगा, पहले तो नॉर्मली हमने गुणा कर दिया तो दोनों का, फिर इनका संकुचन कर देंगे हम। इसको भी हम किससे रिप्रेजेंट कर दें, AI से रिप्रेजेंट कर दें, क्योंकि ये नोटेशन लेकर चल रहे थे। AI है यहाँ पर GIJ, तो जो भी प्रदेश आएगा उसमें नोटेशन क्या आएंगे, ऊपर तो IJ नीचे I, तो I सेम हो गया, मतलब उसके सापेक्ष क्या हो गया, ऑलरेडी वो संकुचित है, तो केवल नोटेशन क्या बचेगा, J, और वो कहां बचेगा, ऊपर बचेगा इस तरह से। तो किसी प्रदेश AI का मैट्रिक प्रदेश GIJ के साथ जो आंतर गुणनफल है वही AI का क्या कहलाएगा, ये जो आया है रिजल्ट AJ, AI का क्या कहलाएगा, सह प्रदेश कहलाएगा। ठीक है, यदि आपको प्रदेश किसके रूप में दे रखा है, प्रतिचर के रूप में दे रखा है, AI के रूप में इस तरह से दे रखा है, और इसका आप मैट्रिक प्रदेश GIJ, इसमें ऊपर है तो इसमें नीचे लेना है सहचर के रूप में। इसके साथ हम क्या करें, इसका आंतर गुणनफल करेंगे। तो आंतर गुणनफल में जो भी रिजल्टेंट परिणामी प्रदेश आएगा उसमें IJ नीचे आएंगे, ऊपर I, तो I का I के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, संकुचन हो जाएगा, केवल J बचेगा, और वो कहां बचेगा, नीचे बचेगा। तो AI का GIJ के साथ जो आंतर गुणनफल है वो AJ का क्या कहलाएगा, AI का क्या कहलाएगा, सह प्रदेश। AI यहाँ पर AJ का सह प्रदेश है। तो एक कॉमनली चीज देखें आप, यहाँ पर नीचे था ये ऊपर लग गया, यहाँ ऊपर था ये नीचे लग गया, तो मतलब यहाँ सूचकांक हैं, जो भी जो सूचकांक हैं, चाहे वो प्रतिचर के रूप में हो चाहे वो सहचर के रूप में हो, उन सूचकांकों को गिराने के लिए या फिर उठाने के लिए, गिराने और उठाने से मतलब क्या है, यहाँ पर नीचे है तो इसको उठाने के लिए, यहाँ ऊपर है तो इसको गिराने के लिए, मतलब नीचे पदांक में लगाने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, सह प्रदेश का यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी मैट्रिक प्रदेश है GIJ उसका यूज करेंगे, और उसके साथ हम उसका क्या कर देंगे, आंतर गुणनफल। कौन सा वाला, आंतर गुणनफल।
तो आंतर गुणनफल मैंने पढ़ा ही दिया था कि पहले तो नॉर्मली गुणा करना है और यानी कि भाई गुणा करना है और उसके बाद उनका क्या कर देना है, संकुचन कर देना है। इसी तरह से तो होगा वो। तो लिखें, इसमें लिखना किसी प्रदेश ऐसे लिखना, किसी सहचर प्रदेश ए आई का, किसी सहचर प्रदेश ए आई का जी आई जे, ऊपर लिखना इसमें आई जे को, किसी सहचर प्रदेश ए आई का जी आई जे के साथ आंतर गुणनफल किसी सहचर प्रदेश ए आई का जी आई जे के साथ आंतर गुणनफल ए आई का, आंतर गुणनफल ए आई का किसी सहचर प्रदेश ए आई का जी आई जे के साथ आंतर गुणनफल ए जे का, सॉरी ए आई का सह प्रदेश कहलाता है। मतलब इन दोनों का जो गुणनफल है उसके गुणनफल को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ए जे। वो ए जे ए आई का क्या कहला रहा है, सह प्रदेश। ए आई का सह प्रदेश कहलाता है। सहचर प्रदेश और सह प्रदेश दोनों अलग हैं, ये ध्यान रखना। सहचर प्रदेश तो ये है नॉर्मली ए आई से जो रिप्रेजेंट करते हैं। सह प्रदेश क्या है, ए जे ए आई का यहाँ पर क्या है, सह प्रदेश है। एक दूसरे के सह प्रदेश कहलाते हैं, ए जे ए आई का, ए आई ए जे का, इस तरह से। ठीक है, अर्थात करके इसको लिख देना ऊपर वाले को, अर्थात ठीक है, इसको लिख दिया। इसके बाद नीचे लिखना नेक्स्ट लाइन से, इसी प्रकार किसी प्रतिचर प्रदेश ए आई का, इसी प्रकार किसी प्रतिचर प्रदेश ए आई का, किसी प्रतिचर प्रदेश ए आई का, किसी प्रतिचर प्रदेश ए आई का जी आई जे, इसको लिखना, ऊपर है तो नीचे वाले यूज करने हैं, नीचे है तो ऊपर वाले नोटेशन यूज करने हैं। इसी प्रकार किसी प्रतिचर प्रदेश का ए आई का जी आई जे के साथ आंतर गुणनफल, जी आई जे के साथ आंतर गुणनफल, जी आई जे के साथ आंतर गुणनफल ए आई का, ए आई का सह प्रदेश कहलाता है। ए आई ऊपर लगाना इसको, आई को, ए आई का सह प्रदेश कहलाता है। अर्थात, और अर्थात करके इसको लिख दो, अर्थात, और अर्थात करके नीचे वाला लिख दो।
नीचे वाला लिख दिया। तो इसके बाद एक लाइन लिखना, अतः हम कह सकते हैं कि सहप्रदिश का उपयोग, अतः हम कह सकते हैं कि सहप्रदिश का उपयोग सूचकांकों को गिराने अथवा उठाने में किया जाता है। सूचकांकों को गिराने अथवा उठाने में किया जाता है। सूचकांकों को गिराने अथवा उठाने में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो प्रदिश वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत एक बार देखें, यूनिट फर्स्ट के अंदर आपका एक तो लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र या वक्र रेखी निर्देश तंत्र, नॉर्मल चैप्टर का नाम था वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। 3 चैप्टर हैं इसमें वक्र रेखी निर्देश तंत्र, उसमें हमने ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्व वगैरह के बारे में पढ़ा था। सेकंड हो गया आपका टेंसर प्रदिश, इसके बारे में पढ़ा था। और तीसरा है इसमें डिराक डेल्टा फलन, डिराक डेल्टा फलन। मेन टॉपिक तो मैं कह रहा था, मेन क्वेश्चन जो आएगा यहाँ से वक्र रेखीय निर्देश तंत्र से आता है प्रदिश और डिराक डेल्टा फलन। इनसे मिलकर क्वेश्चन अलग भी बन सकता है या इसमें मिक्स होकर भी बन सकता है, तो रिस्क नहीं लेनी है क्योंकि ये छोटे छोटे से 2-2 पेज के क्या है चैप्टर है, तो इसमें रिस्क नहीं लेनी है। इजी है, कर सकते हैं आराम से। तो पढ़ने में क्या जा रहा है अपन का, सीधा क्वेश्चन मान के चलो ये क्वेश्चन काफी लेंथी आ जाए तो आप दूसरे वाले क्वेश्चन को पूरा की पूरा पुटअप कर सकते हो इजीली, और कम टाइम में आपका जल्दी हो जाएगा ये, क्योंकि इसकी जो क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप के हैं, मैथमेटिकल टाइप का, जबकि इसमें तो क्या है डेरिवेशन है, तो वो पूरा कंप्लीट होता है, टाइम लगता है उसमें। तो इसको भी आप यहाँ से पुटअप कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे। इसमें डिराक डेल्टा फलन जो कि आपका चैप्टर 3 है, इस चैप्टर 3 के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। उसमें एक फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है, उसकी डेफिनेशन है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे हमने प्रदिश पढ़ी थी, प्रदिश के बारे में पढ़ा था, कोवेरिएंट, कॉन्ट्रावेरिएंट यानी कि प्रतिचर, सहचर और मिश्रित, उनके बारे में पढ़ा था। इसी तरह से हम डिराक डेल्टा फलन है उस पर पूरा डिस्कशन करेंगे, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। एक तो परिभाषा है और इसके 7-8 गुणधर्म हैं छोटे छोटे से, उनके बारे में हमें देखना है। एक फंक्शन है, एक जैसे आप नॉर्मली फंक्शन को लिखते हो f(x) से, डिराक डेल्टा फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल x से। तो इस फंक्शन के बारे में पढ़ना है कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्या इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। ठीक है, डिराक डेल्टा फलन। तो चैप्टर 3 जो आपका है वो कौन सा रहेगा, यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत ही डिराक डेल्टा फलन। कौन सा रहेगा, डिराक डेल्टा फंक्शन, डिराक डेल्टा फलन। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो यहां तक जो कंप्लीट हो गया उसको एक बार रिवाइज करें, पूरे को साथ के साथ पढ़ते रहें, आपका भी फायदा है उसमें कि आपका रिवाइज होता रहेगा और पुरानी चीजें यूज होती है, जैसे कि आधार सदिश यूज हुआ था अभी द्वितीय प्रदिश में, इसी तरह से पुरानी चीजें कहां पर यूज हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर आप कहोगे कि ये चीज कहां पर पड़ी थी। तो इसलिए पहला है उसको कवर करते रहें, उसके बाद ही आपको आगे का जो चीज है वो समझ में आएगी। तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।